नमस्कार। आज हम जीवन के एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जिससे हम सब कभी ना कभी जूझते हैं। दूसरों की नकारात्मकता, उनकी आलोचनाएं, उनका बुरा बर्ताव। हाँ, ये तो रोजमर्रा की बात हो जाती कई बार। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि इनका सामना कैसे करें, मतलब बिना अपनी मानसिक शांति और ऊर्जा खोए। सही सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है आज के समय में। हमारे पास लिविंग इन योर ओन लाइट किताब के कुछ अंश है। ये किताब आध्यात्मिक नजरिए से आत्म शांति पर जोर देती है। अच्छा। और इसी विषय पर कुछ गहरे विचार पेश करती है। तो देखते हैं क्या कहती है किताब। हाँ। इन स्रोतों का एक मुख्य विचार ये है कि हम अक्सर अपनी बहुत सारी कीमती ऊर्जा इस बात पर खर्च कर देते हैं कि दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया। हाँ, ये तो होता है, बहुत होता है। लेकिन क्या ये हमारी ऊर्जा का सही इस्तेमाल है, ये सोचना जरूरी है। बिल्कुल। कहाँ जा रही है हमारी एनर्जी? एग्जैक्टली। आज इस चर्चा का मकसद है इन विचारों की गहराई में उतरना। ठीक है। और ये समझना कि बाहरी दुनिया की उथल पुथल के बीच अपने अंदर की स्थिरता और अपनी राह पर फोकस कैसे बनाए रखें। मतलब अपने सेंटर में कैसे रहें। हाँ बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो स्रोत की शुरुआत एक बहुत ही सीधी, शायद थोड़ी कड़वी लगने वाली बात से होती है। अच्छा, क्या बात है? कि इंसान अपनी आधी से ज्यादा ऊर्जा दूसरों की चिंता में गवा देता है। ओह, आधी से ज्यादा, ये तो बहुत है। हाँ, उन लोगों के बारे में सोचने में जो शायद हमारे बारे में सोचते भी नहीं। ये भी सच है। स्रोत कहता है कि दुनिया में बुरे लोग, धोखा देने वाले, पीठ पीछे बात करने वाले, ये हमेशा रहेंगे। हाँ, ये तो दुनिया का हिस्सा है। इनको हम बदल नहीं सकते। नहीं बदल सकते। असली सवाल ये नहीं कि वो ऐसे क्यों हैं, बल्कि ये है कि क्या हम अपनी जिंदगी का बोझ, उनके व्यवहार का बोझ अपने कंधों पे ढोना चाहते हैं। वाह, ये बहुत गहरी बात है। क्या हम उनका बोझ उठाना चाहते हैं? हाँ, जैसा कि स्रोत की एक पंक्ति है, बड़ी अच्छी लगी मुझे। वो बुरा है, ये उसकी कहानी है। तुम अपनी फिक्र करो, यही तुम्हारी कहानी है। क्या बात है। मतलब अपनी स्टोरी लिखो, उसकी नहीं। बिल्कुल। सुनने में ये सरल है, पर इस पर अमल करना, वही असली चुनौती है। वो एक अलग चुनौती है। हाँ, ये चुनौती ही सबसे बड़ी है। देखिए, स्रोत इसे एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण से समझाता है, कीचड़ भरी बाल्टी का। अच्छा, कीचड़ भरी बाल्टी कैसे? सोचिए, कोई राह चलते आप पर कीचड़ से भरी बाल्टी फेंक दे। अब आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप वहीं खड़े होकर चिल्लाएं, गुस्सा करें, पूछें कि तुमने ऐसा क्यों किया, उस इंसान से बदला लेने की सोचें, जो कि अक्सर लोग करते हैं। बिल्कुल, पहली प्रतिक्रिया यही होती है। या फिर दूसरा रास्ता है कि आप चुपचाप जाकर खुद को साफ करें और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाएं। स्रोत कहता है कि जीवन में हम अक्सर पहला रास्ता चुनते हैं। हाँ, उलझ जाते हैं। किसी के बुरे बर्ताव, किसी के धोखे, किसी के कहे अपशब्दों को हम महीनों सालों तक अपने अंदर पालते रहते हैं, पकड़ के रखते हैं। वो कीचड़ सिर्फ बाहरी नहीं रहता, वो धीरे धीरे हमारे अंदर रिश्ता है, हमारी सोच को, हमारी भावनाओं को एक तरह से सड़ा देता है। ये तो बहुत विजुअल इमेज है, कीचड़ का अंदर रिसना। हाँ, और स्रोत में एक बहुत मार्मिक बात कही गई है, तुम्हें किसने चोट दी ये मायने नहीं रखता, तुमने उस चोट को कितना बड़ा बना लिया ये मायने रखता है। वाह, मतलब चोट उतनी बड़ी नहीं जितनी हमने बना ली। बिल्कुल। उस चोट को पकड़ कर रखना, उसे बार बार याद करना, उसे अपने आज पर हावी होने देना, स्रोत इसे हमारी अपनी नासमझी कहता है, मूर्खता कहता है एक तरह से। ये सुनने में तो बहुत तर्क संगत लगता है, पर असल जिंदगी में जब कोई जानबूझकर चोट पहुंचाता है या धोखा देता है, तो उसे अनदेखा करना या उससे आसानी से आगे बढ़ जाना, ये मानवीय स्वभाव के थोड़ा विपरीत नहीं लगता। गुस्सा आना, दुख होना, ये सब तो स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं। क्या स्रोत इस पहलू पर भी कुछ कहता है? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत वाजिब है, बहुत नेचुरल है। स्रोत ये नहीं कहता कि आपको महसूस नहीं होगा या आपको भावनाएं नहीं आएंगी। अच्छा। चोट लगने पर दर्द तो होता ही है, स्वाभाविक है। हाँ। लेकिन सवाल यह है कि उस दर्द के साथ करना क्या है। करना क्या है? क्या उसे पकड़कर बैठ जाना है या उसे मरहम लगाकर आगे बढ़ना है? स्रोत का इशारा इस तरफ है कि भावनाएं क्षणिक होती हैं, पल भर की। लेकिन जब हम उन्हें पकड़ लेते हैं, उन पर लगातार सोचते रहते हैं, तो हम उन्हें स्थायी बना देते हैं। अच्छा, हम खुद बनाते हैं उन्हें स्थायी। हाँ, हम खुद। वो कीचड़ वाली बात याद है? भावनाएं उस कीचड़ की तरह हैं जो फेंका गया, लेकिन उसे अपने ऊपर लगाए रखना और सड़ने देना, वो हमारा चुनाव है। हमारा चुनाव है,
ठीक है। स्रोत कहता है समझदार व्यक्ति वो है जो ये समझता है कि बाहरी घटनाएं उसके नियंत्रण में नहीं हैं। लोग कैसे हैं, क्या करेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं। सही है। लेकिन उन घटनाओं पर उसकी प्रतिक्रिया, उसका नजरिया, उसका रवैया, वो उसके नियंत्रण में है। हाँ, ये अपने हाथ में है। वो अपनी ऊर्जा सफाई करने और आगे बढ़ने में लगाता है, ना कि कीचड़ फेंकने वाले पर चिल्लाने में। यहाँ मूल विचार आत्मसंरक्षण का है, अपनी आंतरिक शांति को बाहरी गंदगी से बचाना। तो मतलब असली लड़ाई बाहरी कीचड़ से नहीं है, नहीं, बल्कि उसे अंदर जगह देने की हमारी अपनी प्रवृत्ति से है। बिल्कुल, लड़ाई अंदर है। और यहीं पर बात शायद और दिलचस्प हो जाती है जब हम ध्यान यानी फोकस की बात करते हैं। हाँ, ध्यान, अटेंशन। हाँ, जब हम दूसरों की बुराई, उनकी बातों पर ध्यान देते हैं तो हमारी सारी मानसिक ऊर्जा, हमारा कीमती समय, सब कुछ उसी एक नकारात्मक बिंदु पर खींचा चला जाता है। एक ब्लैक होल की तरह। हाँ, बिल्कुल। हम जैसे अपनी मंजिल ही भूल जाते हैं। भूल ही जाते हैं। स्रोत में भौंकने वाले कुत्ते का उदाहरण दिया गया है ना? हाँ, और वो उदाहरण बहुत सटीक है, बहुत रिलेटेबल है। कैसे, बताइए जरा। कल्पना कीजिए आप किसी जरूरी काम से अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं। रास्ते में एक गली आती है जहाँ कुछ कुत्ते आप पर भौंकना शुरू कर देते हैं। होता है अक्सर। हाँ, अब आप क्या करेंगे? क्या आप हर कुत्ते से लड़ने लगेंगे, उनसे बहस करेंगे कि तुम क्यों भौंक रहे हो? नहीं, पागलपन होगा वो तो। बिल्कुल। या फिर आप उन्हें अनदेखा करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे। दूसरा रास्ता ही सही है। जाहिर है, अगर आप कुत्तों से उलझ गए तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे या बहुत देर से पहुंचेंगे। सही बात है। स्रोत कहता है कि जीवन में मिलने वाले आलोचक, नकारात्मक लोग, बुराई करने वाले, ये इन्हीं भौंकने वाले कुत्तों की तरह हैं। अच्छा। उनका काम भौंकना है। शायद ये उनकी आदत है, उनकी समस्या है, उनकी बीमारी है, जैसा स्रोत कहता है। लेकिन अगर हम उनसे उलझेंगे, उन पर अपनी ऊर्जा खर्च करेंगे, तो नुकसान हमारा होगा। हमारी मंजिल पीछे छूट जाएगी। और ये ध्यान भटकना आजकल कितना आसान हो गया है। और बहुत ज्यादा। सोशल मीडिया है, 24 घंटे की खबरें हैं, हर तरफ से कुछ ना कुछ हमारी अटेंशन खींचने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और इसमें दूसरों की जिंदगियों, उनकी गलतियों पर फोकस करना तो बहुत सहज, बहुत आसान हो गया है। हाँ, ये एक ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रैप। और स्रोत इसी ध्यान की ताकत पर बहुत जोर देता है। अच्छा। वो कहता है कि ध्यान एक लेंस की तरह है, मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा। जैसे एक साधारण लेंस सूर्य की बिखरी हुई किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करके आग लगा सकता है। हाँ, बचपन में किया है सबने। बिल्कुल। वैसे ही हमारा केंद्रित ध्यान पहाड़ जैसी मुश्किलों को भी पार कर सकता है, असाधारण काम कर सकता है। लेकिन अगर यही ध्यान दूसरों की बुराई, उनकी कमियों, उनके दिए धोखों पर केंद्रित हो जाए तो क्या होगा? तो हमारी सारी ऊर्जा उसी नकारात्मकता को जलाने में खर्च हो जाएगी। हम खुद उस बुराई की, उस नेगेटिविटी की छाया बनते चले जाएंगे। अरे बाप रे, मतलब हम वही बन जाते हैं जिस पर ध्यान देते हैं। एग्जैक्टली। स्रोत की ये बात गांठ बांधने लायक है। ध्यान जहां जाता है, जीवन वैसा ही बन जाता है। ध्यान जहां जाता है, जीवन वैसा ही बन जाता है। हाँ, आप कूड़े पर ध्यान देंगे तो जीवन कूड़ा जैसा लगेगा, फूलों पर ध्यान देंगे तो फूलों जैसा। ये चॉइस है। यानी स्रोत कह रहा है कि हमारा ध्यान ही वो करेंसी है, वो मुद्रा है जिससे हम अपना अनुभव खरीदते हैं। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा कहा आपने। कूड़े पर खर्च करें या फूलों पर, चुनाव हमारा है। ये बाजार से गुजरते दो आदमियों वाला उदाहरण भी इसी से जुड़ा है ना? हाँ, वही उदाहरण, बड़ा सिंपल लेकिन गहरा। हाँ, बताइए ना। दो दोस्त बाजार से गुजर रहे हैं, भीड़ भाड़ वाला, शोर शराबे वाला बाजार। एक की नजर सड़क पर पड़े कूड़े, गंदगी और धक्का मुक्की पर पड़ती है। वो बड़बड़ाता है, कितनी गंदी जगह यार, कितना शोर है, इरिटेटिंग है। दूसरे की नजर उसी बाजार में सड़क किनारे खिले सुंदर फूलों पर, किसी दुकान पर सजी अच्छी चीजों पर पड़ती है। अच्छा। वो कहता है, वाह कितने सुंदर फूल हैं, देखो तो कितनी रौनक है। जगह वही, लोग वही। जगह वही है, बाजार वही है, लेकिन दोनों का अनुभव बिल्कुल अलग है। बिल्कुल विपरीत। क्यों? ध्यान के फर्क से। सिर्फ उनके ध्यान के चुनाव के कारण। स्रोत पूछता है, जीवन भी एक बाजार की तरह है। यहाँ अच्छाई भी है, बुराई भी है, फूल भी हैं, कांटे भी हैं। आपका ध्यान कहाँ है? ये हम चुनते हैं। ये हम चुनते हैं, हर पल चुनते हैं। और महान लोग जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं, वो आलोचनाओं पर ध्यान क्यों नहीं देते? हाँ, क्यों? इसलिए नहीं कि उनमें अहंकार है, बहुत से लोग सोचते हैं कि वो घमंडी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि उनका ध्यान हीरे की तरह कीमती है। हीरे की तरह? हाँ, और कोई समझदार इंसान अपने हीरे को कूड़ेदान में नहीं फेंकता। सही बात है। वो जानते हैं कि अगर ध्यान भटका तो मंजिल खो जाएगी, ऊर्जा बिखर जाएगी। ये ध्यान और ऊर्जा के सही इस्तेमाल की बात हुई, लेकिन एक और चीज है जो शायद इससे भी ज्यादा कीमती है, और जिसे हम अक्सर ऐसे ही लुटा देते हैं, वो है समय, टाइम। हाँ, समय सबसे कीमती।
स्रोत समय को लेकर क्या कहता है? स्रोत समय को जीवन का पर्याय मानता है। मतलब टाइम इज लाइफ? समय ही जीवन है। हाँ, हर बीतता पल हमें मृत्यु के करीब ले जा रहा है, एक एक सेकंड। ये तो सच है, पर डरावना भी है थोड़ा। है, लेकिन ये सच्चाई है। स्रोत कहता है हम पैसे या छोटी मोटी चीजों के छिन जाने पर कितना लड़ते हैं, कितना गुस्सा करते हैं, पुलिस तक बुला लेते हैं। हाँ, अगर कोई 100 रुपए भी मार ले तो हंगामा हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन अपना सबसे कीमती खजाना, हमारा समय, हम दूसरों की नकारात्मक बातों, उनकी बुराइयों या बेकार की चीजों के बारे में सोच सोच कर रोजाना लुटाते रहते हैं, बिना सोचे समझे, बिना किसी अफसोस के। स्रोत इसे ऐसे समझाता है जैसे कोई चोर आपके घर से रोज हीरे चुरा कर ले जा रहा हो। हाँ, और आप उसे रोकने के बजाय उस पर ताली बजा रहे हो या उसके बारे में बस बातें कर रहे हो। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है ना? जब हम दूसरों की हुई बुराई या अपमान पर घंटों, दिनों या सालों तक सोचते रहते हैं, उसे पकड़ कर रखते हैं, तो हम सिर्फ अपनी मानसिक शांति नहीं खोते, हम अपना जीवन खो रहे होते हैं, अपना वो समय खो रहे होते हैं जिसमें हम कुछ अच्छा कर सकते थे, खुद को बेहतर बना सकते थे, खुश रह सकते थे। ये वाकई सोचने वाली बात है। हम छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते हैं, पर सबसे कीमती चीज, अपना वक्त, यूं ही लटा देते हैं दूसरों के बारे में सोचकर। हाँ, और शायद सबसे दुखद ये है कि जिन लोगों के बारे में सोचकर हम अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं, वे शायद हमें याद भी नहीं करते। एग्जैक्टली। स्रोत यही कहता है, वे अपनी जिंदगी में मस्त होते हैं, अपने कामों में लगे होते हैं, शायद वो भूल भी गए होते हैं कि उन्होंने क्या कहा था या किया था। हाँ, ये भी हो सकता है। और हम यहाँ उनके नाम पर, उनके किए पर अपना कीमती वर्तमान जला रहे होते हैं। क्या ये अपने साथ सबसे बड़ा धोखा नहीं है? है तो। खुद के साथ अन्याय है ये। बिल्कुल। स्रोत समय को सबसे बड़ा न्यायाधीश कहता है, द ग्रेटेस्ट जज। अच्छा। ये किसी का पक्ष नहीं लेता। आप इसे सही जगह लगाएंगे, ये आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आप इसे गलत जगह, यानी कि दूसरों की बुराई या अतीत के बोझ में लगाएंगे, तो ये आपको बर्बाद कर देगा। इसीलिए स्रोत कहता है कि बदला लेने का सबसे सुंदर और शक्तिशाली तरीका क्या है? क्या है? वो ये नहीं कि आप भी कीचड़ उछाले या गाली का जवाब गाली से दे। नहीं। तो फिर सबसे अच्छा बदला है अपने समय का सही इस्तेमाल करके खुद को इतना बेहतर, इतना ऊंचा बना लेना कि दूसरों की फेंकी हुई गंदगी, उनकी बुराई आप तक पहुंच ही ना पाए। आपकी ऊंचाई ही आपका जवाब बन जाए। वाह, ये तो बहुत पॉजिटिव तरीका है बदला लेने का। अपनी ग्रोथ में बदला। अपनी ग्रोथ में। इससे बेहतर बदला क्या हो सकता है? तो हमने ऊर्जा की बात की, ध्यान की बात की, समय की बात की। एक और महत्वपूर्ण पहलू जिस पे स्रोत रोशनी डालता है, वो है हमारी प्रतिक्रिया, रिएक्शन। हाँ, रिएक्शन। बहुत क्रूशल है ये। स्रोत कहता है कि दुनिया हमें सीधे तौर पर चोट नहीं पहुंचाती, हमारी प्रतिक्रिया हमें चोट पहुंचाती है। ये कैसे काम करता है, ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ बिल्कुल। इसे स्रोत एक तीर के उदाहरण से समझाता है। एरो, तीर। मान लीजिए किसी ने आपकी तरफ एक जहरीला तीर चलाया। ठीक है। तीर आकर आपके सामने जमीन पर गिर गया। ओके। क्या आपको चोट लगी? नहीं, अभी तो नहीं। नहीं लगी। चोट कब लगेगी? जब वो तीर मुझे लगेगा। या जब आप उस गिरे हुए तीर को उठाएंगे और खुद अपनी छाती में घोंप लेंगे। ओह, ये क्या बात हुई? स्रोत यही कहता है कि बाहरी घटनाएं, लोगों के शब्द, उनका व्यवहार, ये सब उस तीर की तरह हैं जो आपकी तरफ फेंका गया। अच्छा। लेकिन उसे उठाकर अपनी छाती में घुसा लेना, यानी उस पर प्रतिक्रिया करना, दुखी होना, गुस्सा करना, अपमानित महसूस करना, ये आपका अपना काम है। मतलब तीर चलाना उसका काम था, उसे उठाकर खुद को मारना हमारा काम है। एक तरह से हाँ। जब हम रिएक्ट करते हैं, अपमान बाहरी चीज है, वो दूसरे के शब्द हैं। वो आपका अपमान तभी बनते हैं जब आप उन शब्दों को पकड़कर अपने भीतर उतार लेते हैं, जब हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, जब आप उन पर यकीन कर लेते हैं, जब आप प्रतिक्रिया देते हैं, तभी वो आपको चोट पहुंचाते हैं। लेकिन बिना प्रतिक्रिया दिए रहना, खासकर जब किसी ने जानबूझकर अपमान किया हो या अन्याय किया हो, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये तो शायद इंसान के मूल स्वभाव के खिलाफ है कि चोट लगे और वो प्रतिक्रिया ना दे, गुस्सा ना आए। मुश्किल जरूर है, मैं नहीं कह रहा आसान है, लेकिन स्रोत इससे ही असली स्वतंत्रता और ताकत का रास्ता बताता है। अच्छा, ये ताकत है चुप रहना। चुप रहना नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से अप्रभावित रहना। ये साधना का काम है, अभ्यास का काम है, प्रैक्टिस लगती है इसमें। स्रोत कहता है कि जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, जब आप बाहरी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते, तो आपकी आत्मा, आपका मैं, आपका कोर, वो अछूता रहता है। आपकी शांति बनी रहती है। गाली देने वाला गाली देके थक जाएगा, बुराई करने वाला अपनी ही बुराई के जाल में फंसेगा। क्यों?
क्योंकि उसे आपसे कोई ऊर्जा, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही, उसे फ्यूल नहीं मिल रहा। फ्यूल नहीं मिल रहा। स्रोत की वो पंक्ति याद है, हम्म। लोग तुम्हें जहर दे सकते हैं, हाँ। लेकिन पीना या ना पीना तुम्हारे हाथ में है। वाह, पीना या ना पीना हमारे हाथ में है। यही नियंत्रण असली शक्ति है। ये गहरे सागर की तरह शांत रहने जैसा है। सागर कैसे? सागर की सतह पर लहरें उठ सकती हैं, तूफान आ सकते हैं, हलचल हो सकती है, लेकिन उसकी गहराई में शांति होती है। हमेशा शांति बनी रहती है। जब हम प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्सा करते हैं, बदला लेने की सोचते हैं, तो हम उस सागर की गहराई की शांति खोकर सतह की लहरों में उलझ जाते हैं और खुद को ही थका देते हैं, जला देते हैं। स्रोत हमें वो गहरा शांत सागर बनने के लिए प्रेरित करता है, ना कि उबलता हुआ पानी जो जरा सी आंच पर भभक उठे। ये अपने मैं यानी अपने असली अस्तित्व, अपनी आत्मा की रक्षा करने जैसा है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। हाँ बिल्कुल, सेल्फ प्रिजर्वेशन। स्रोत का वो उदाहरण भी याद आता है, जैसे कोई आपके दरवाजे पर रोज कूड़ा फेंक जाए और आप उसे उठाकर रोज अपने ड्राइंग रूम में सजा ले। कौन करेगा ऐसा? कोई नहीं करेगा। क्या ये समझदारी है? बिल्कुल नहीं। पर हम मानसिक स्तर पर अक्सर यही करते हैं। सच है, बहुत सच है। किसी के कहे बुरे शब्दों को दिन भर अपने मन में दोहराते रहते हैं, किसी के दिए धोखे को अपने आत्मसम्मान पर एक स्थायी दाग बना लेते हैं। हाँ, जैसे वो हमारी पहचान बन गया। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने इस आंतरिक मैं को, इस पवित्र स्थान को बाहरी कूड़े कचरे से बचाना है। बिल्कुल। और ये बचाव कैसे होगा? कैसे? ये बचाव होगा चुनाव से, चॉइस से। ये चुनने से कि बाहरी संसार में जो कुछ भी घट रहा है, लोगों का व्यवहार, उनकी बातें, घटनाएं, उनमें से किसे हम अपने भीतर आने की इजाजत देते हैं और किसे बाहर ही छोड़ देते हैं, दरवाजे पर ही। गेट कीपर बनना पड़ेगा अपने मन का। बिल्कुल, एक सख्त गेट कीपर। बाहरी संसार हमारे वश में नहीं है, लोग जैसे हैं वैसे रहेंगे, ये मान लेना होगा। लेकिन हमारा भीतरी संसार पूरी तरह हमारे नियंत्रण में। स्रोत इसे पत्थर बनने की सलाह देता है, लकड़ी नहीं। पत्थर और लकड़ी, इसका क्या मतलब? लकड़ी आग पकड़ लेती है, जल जाती है, जरा सी चिंगारी मिली और जल उठी। हाँ? पत्थर आग में तपने के बाद भी पत्थर ही रहता है, शायद और मजबूत हो जाता है। अच्छा। जब हम बाहरी नकारात्मकता पर प्रतिक्रिया नहीं करते, उसे भीतर नहीं उतारते, तो हम पत्थर की तरह बन जाते हैं। बाहरी आग हमें जला नहीं पाती। अपनी मासूमियत, अपनी आंतरिक पवित्रता को बचाए रखना, यही असली ताकत है। अगर ये बची रही, तो दुनिया की कोई नकारात्मकता हमें तोड़ नहीं सकती। तो कुल मिलाकर इन सभी विचारों का सार क्या निकलता है? स्रोत का मुख्य संदेश क्या है, जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए, अगर हम इन सभी बातों को एक साथ देखें, ऊर्जा का संरक्षण, ध्यान का सही दिशा में प्रयोग, समय की कीमत पहचानना और प्रतिक्रिया न करने का चुनाव, तो स्रोत का संदेश बहुत स्पष्ट है। क्या है वो? दुनिया वैसी ही रहेगी जैसी वो है। इसमें अच्छे और बुरे, सकारात्मक और नकारात्मक तत्व हमेशा मौजूद रहेंगे। ये बदलने वाला नहीं है। ठीक है। असली सवाल ये नहीं है कि वो लोग कैसे हैं या दुनिया कैसी है। असली और एकमात्र प्रासंगिक सवाल ये है कि हम कैसे हैं। हम कैसे हैं? हाँ, हमारा ध्यान कहाँ केंद्रित है, हमारी ऊर्जा कहाँ लग रही है, हम अपने कीमती समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं। क्या हम बाहरी घटनाओं पर प्रतिक्रिया करके खुद को चोट पहुंचा रहे हैं या अपनी आंतरिक शांति को बनाए रख रहे हैं? क्या हम अपने भीतर रोशनी जमा कर रहे हैं या दूसरों की फेंकी हुई गंदगी से अपने अंदर अंधकार भर रहे हैं? ये बड़े सवाल हैं। बहुत बड़े। स्रोत बार बार उस एक पंक्ति पर लौटता है, वो बुरा है, ये उसकी कहानी है। तुम अपनी फिक्र करो, यही तुम्हारी कहानी है। बिल्कुल। अपनी कहानी को खूबसूरती से लिखना, यही हमारा काम है, दूसरों की कहानी में उलझना नहीं। तो आज की इस गहन चर्चा का निचोड़ यही है, अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना ध्यान, ये सब दूसरों की नकारात्मकता पर बर्बाद करने की बजाय अपनी आंतरिक रोशनी को बढ़ाने में लगाएं। हाँ, अपने आप पर इन्वेस्ट करें। और ये तभी संभव है जब हम दूसरों द्वारा फेंके गए मानसिक कीचड़ और कूड़े को बाहर ही छोड़ना सीख जाएं और अपनी आत्मा को, अपने मैं को भीतर से साफ और रोशन रखें। अपने अंदर सफाई रखें। हाँ, जीवन अनमोल है और छोटा भी, इसे अपनी शर्तों पर अपनी रोशनी में जीना है। बिल्कुल। जैसा कि स्रोत हमें याद दिलाता है, अंत में हमें इस बात का संतोष होना चाहिए कि तुमने अपना जीवन अपनी रोशनी में जिया, न कि इस बात का अफसोस कि इसे दूसरों की बुराई और नकारात्मकता की चिंता में जला दिया। सही बात।
कोई अफसोस नहीं रहना चाहिए। वह बुरा है या उसकी समस्या है, हमारी जीत, हमारी स्वतंत्रता अपनी फिक्र करने में है, अपनी कहानी लिखने में है। बहुत खूब। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूँ सोचने के लिए। हाँ जरूर। कल्पना कीजिए, अगर कोई व्यक्ति सचमुच अपने भीतर ध्यान और प्रतिक्रिया न करने की इस कला में, इस साधना में महारत हासिल कर ले, तो क्या ये संभव है कि बाहरी दुनिया की नकारात्मकता उसे कम महसूस होने लगे? या शायद नकारात्मक लोग और घटनाएं खुद ही उससे दूर होने लगें? अच्छा, ऐसा हो सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें वहां टिकने के लिए, बढ़ने के लिए कोई उपजाऊ जमीन, कोई प्रतिक्रिया, कोई ऊर्जा ही न मिले। जैसे अंधेरा खुद ही रोशनी से दूर रहता है। बिल्कुल, जैसे अंधेरा रोशनी में टिक नहीं सकता। ये सोचने वाली बात है कि हमारा आंतरिक जगत, हमारी भीतरी अवस्था, हमारे बाहरी अनुभवों को किस हद तक बदल सकती है, शायद उससे कहीं ज्यादा जितना हम आमतौर पर मानते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। शुक्रिया।